फाइनल अटैक सीरीज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक यानी UBS कंसेप्ट के सारे जो कंसेप्ट्स हैं यूपीएससी ग्रेड के लिए उसको देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। एक एक क्वेश्चंस को हमने काफी बारीकी से इसमें समझाया है, तो वीडियो को अंत तक देखते जाएं। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आएगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, which principle of object oriented programming ensures that an object's internal state cannot be directly accessed from outside the class। बोल रहा है कि UBS कंसेप्ट का वह कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल स्थिति है, जो आंतरिक स्थिति है, उसको क्लास से बाहर सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। आपको पता है कि जो UBS कंसेप्ट है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं: इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, एब्स्ट्रैक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो UBS कंसेप्ट है उसका 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। तो बोला कौन सा ऐसा पिलर है जो ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है और किसी क्लास में उसको हम किसी क्लास के लिए बनाए हैं तो उसको आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्या उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्या उसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो देखो इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस होता है कि जब किसी भी पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास डिराइव करता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अगर रियल लाइफ के एग्जांपल में लूं तो मान लो कि जैसे मैं हूं तो मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टी है, मेरे फादर से डिराइव हुआ है। मेरे फादर का किससे डिराइव हुआ है? उनके फादर से, मतलब मेरे दादाजी से। तो एक पीढ़ी की जो प्रॉपर्टी होती है अगर दूसरी पीढ़ी में जाती है, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में जाती है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहां बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर ही नहीं पाए, तो ये तो इनहेरिटेंस दूसरा कंसेप्ट हो गया, ये गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सर? एब्स्ट्रैक्शन होता है कि हम क्या करते हैं कि जितना फंक्शनल डिटेल्स होता है जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं, बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होता है, इम्प्लीमेंटेशंस, उसको हम हाइड करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं तो मान लो कैलकुलेटर है, अगर मैं यहां लिखता हूं कैलकुलेटर, मान लो कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर इंटरनली कैसे काम कर रहा है, किस लैंग्वेज में उसको प्रोग्रामिंग किया गया है, कितना डायोड लगा है, क्या क्या लगा है, कौन कौन से डिवाइसेज लगे हैं, कैसे अपन उस पर क्लिक करें तो काम कर रहा है, इससे यूजर को कोई मतलब नहीं है। यूजर क्या मतलब है कि अगर वो 2+2 कर रहा है तो 4 आंसर आना चाहिए। अगर कोई भी वो भयंकर कैलकुलेशन कर रहा है तो उसका आंसर आना चाहिए, ना कि उसको ये जानना है कि बैटरी किस टाइप का है, कीबोर्ड कौन सा है, स्क्रीन कौन सा है, उसको नहीं जानना है। कौन कौन से लैंग्वेज इसमें इंप्लीमेंट किया गया है, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की गई है, इसको जानने का कोई मतलब नहीं है। तो इनकैप्सुलेशन दूसरा कंसेप्ट है। मैं क्या समझा रहा हूँ? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया? इसमें हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनल डिटेल्स। केवल फंक्शनल डिटेल्स जो यूजर को चाहिए वो हम दिखाते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मेनी, मतलब बहुत, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका बहुत ज्यादा रूप हो। राइट, ऐसा फंक्शन जिसका बहुत ज्यादा रूप हो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। इसका एक्चुअल में आंसर हमारा क्या होता है? इनकैप्सुलेशन। ये क्या होता है सर? जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है इनकैप्सुल, अगर मैं कैप्सूल यहां रखूं, कैप्सूल, हमारा क्या हो गया? कैप्सूल। इसमें क्या करते हैं हम? डेटा मेंबर्स प्लस मेंबर फंक्शन, अगर मैं यहां लिखूं डेटा मेंबर प्लस मेंबर फंक्शन को एक सिंगल एंटिटी में बांध देते हैं जिसको बोलते हैं क्लास। इसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्टेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं ताकि आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो पाए। अच्छा, जो इनकैप्सुलेशन होता है इसी को हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग, मतलब डेटा हाइडिंग करता है, HIDING, डेटा हाइडिंग प्लस कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस, एक्सेस इसका एक्सेस नहीं हो पाता है, कंट्रोल करके होता है। ये क्या करता है? ये हाइड्स डेटा, ये डेटा को हाइड करता है। किसका यूज करता है? यूजेज एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जो एक्सेस स्पेसिफायर है इनका यूज करता है। ये समझ गया। वहीं एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, एब्स्ट्रैक्शन ये क्या करता है? फंक्शनल डिटेल्स को दिखाता है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करता है। तो हाइड्स हो जाएगा इंप्लीमेंटेशन, और ये क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शन, ए यूजेज एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
यूजेज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करता है, लेकिन जो इनकैप्सुलेशन होता है वो एक्सेस स्पेसिफायर यानी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इसका यूज करता है। तो आई थिंक आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, विच कंसेप्ट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा एंड एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी कंपोनेंट्स। बोल रहा है कि उप्स का वो कौन सा कंसेप्ट है जो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि वह डायरेक्ट एक्सेस जो डेटा का है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, और उसी चीज को दिखाता है जो जरूरी है, ओनली नेसेसरी कंपोनेंट, जो नेसेसरी कंपोनेंट है केवल उसी को दिखाता है। क्या इंफॉर्मेशन हाइडिंग है, क्या जनरलाइजेशन है, क्या एग्रीगेशन है, क्या एसोसिएशन है। तो जो जनरलाइजेशन है, एग्रीगेशन है, एसोसिएशन है, ये सारे तो उसके कंसेप्ट हैं ही नहीं, तो इनको तो पर ऐसे ही काटो, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। इसका एक्चुअल में आंसर होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। देखो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नेसेसरी जो कंपोनेंट्स है वही दिखा रहे हैं, बाकी चीजों को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम हाइड कर रहे हैं। तो आंसर क्या होता है इसका, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अच्छा, जो हमारे पास जनरलाइजेशन है, क्या मतलब इसका, इट मीन्स कंबाइनिंग कॉमन प्रॉपर्टीज इनटू अ पेरेंट क्लास, कॉमन प्रॉपर्टी को पेरेंट क्लास में कंबाइन करना। एग्रीगेशन क्या होता है, यह हैज और रिलेशनशिप को दर्शाता है, जैसे अपन डीबीएमएस में पढ़ते हैं, वीक रिलेशनशिप को दर्शाता है। और एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन मतलब एसोसिएट करना, ये भी होता है कंबाइन करना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन which mechanism allows a subclass to provide a specific implementations of a methods already defined in super class। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिजाइन है उसका कौन सा प्रिंसिपल ये डिसाइन करता है कि अलाउज अ सब क्लास, सब क्लास मतलब डिराइव्ड क्लास, टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड ऑलरेडी डिफाइंड इन अ सुपर क्लास। सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास। बोला कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास, और एक मान लो यहाँ चाइल्ड क्लास है या फिर डिराइव्ड क्लास। तो बोला कि जो चाइल्ड क्लास है उसका कौन सा मैकेनिज्म ये डिफाइन करेगा कि अगर पेरेंट क्लास में हमने कुछ डिफाइन किया है तो इसी चीज को अगर हमें यहाँ यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे। तो गाइस यार आपको दो चीजें आपने पढ़ा होगा, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, जो भी चीजें होती है सेम क्लास में होती है, लेकिन यहाँ एक सब क्लास है, एक सुपर क्लास है। जब दो क्लास की बात आ जाएगा तो मेथड ओवरलोडिंग क्या हो जाएगा, खत्म। जो मेथड ओवरलोडिंग है उसमें क्लासेस सेम रहती हैं, मतलब एक ही क्लास रहता है, उसमें जो फंक्शन रहेगा उसका नाम सेम रहेगा, पैरामीटर्स अलग अलग रहेंगे, लेकिन जो क्लास होगा वह सेम रहेगा। एक आता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो फंक्शन होता है वह दो अलग अलग क्लास में होता है, नाम सेम होता है, दो अलग अलग क्लास में होता है, अलग अलग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनकैप्सुलेशंस के बारे में हमने बता दिया है और एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखो जो मेथड ओवरलोडिंग है उसमें मेथड का नाम सेम रहता है, अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। जो ओवरराइडिंग है उसमें सेम नेम रहता है, सेम पैरामीटर्स रहता है। जो हमारे पास ओवरलोडिंग है वो सेम क्लास में होता है, मैंने बताया था, ये होता है पेरेंट चाइल्ड क्लास में। तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, सब क्लास और सुपर क्लास। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेथड ओवरराइडिंग। राइट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजॉल्व एट रन टाइम। तो गाइस यार मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया है। क्या पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने क्या बताया था कि पॉली मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म। ऐसे मेथड्स जिनका नाम सेम हो लेकिन वो अलग अलग रूप में अलग अलग टास्क को करते हो उनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है जो रन टाइम पे रिजॉल्व होता है वह किस टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब किस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को हम रन टाइम पे क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। क्या जो रन टाइम पे रिजॉल्व करेंगे वो कंपाइल टाइम हो जाएगा, जैसे इसका नेम सजेस्ट करा कंपाइल टाइम। जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा कब होगा, कंपाइल टाइम पे। कब होगा ये, कंपाइल टाइम। गलत हो जाएगा। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, ये होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब ही होता है रन टाइम। अगर मैं यहाँ डायनेमिक का मतलब ही लिखूं, डायनेमिक इसका मतलब ही है रन टाइम।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये डायरेक्ट इसका नाम नहीं होता है, लेकिन कंपाइल टाइम का यही इसका दूसरा नाम है, और जो पैरामीट्रिक है ऐसा कुछ नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। विच UML diagram is primarily used for representing the structural view of a system by showing classes and their relationship। तो UML डिजाइन के बारे में हमें पढ़ना है, सिलेबस में दिया गया है। बोला कौन सा UML डिजाइन है, डायग्राम है, जो यूज होता है स्ट्रक्चरल व्यू रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लास को शो करके और उनके रिलेशनशिप को, क्लास और उनके रिलेशनशिप को शो करके। सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है क्लास डायग्राम। आंसर क्या होता है इसका, क्लास डायग्राम। अब देखो जो सीक्वेंस डायग्राम है वो क्या करता है, इंटरेक्शन ओवर टाइम, इंटरेक्शन ओवर टाइम शो करता है। एक्टिविटी डायग्राम क्या करता है, जो वर्क फ्लो और प्रोग्रेस को, प्रोसेस को चालू करता है। एक्टिविटी, एक्टिविटी करना मतलब काम करना। क्लास डायग्राम क्या करता है, जो स्टैटिक स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को दर्शाता है। यूज केस डायग्राम क्या करता है, यूजर इंटरेक्शंस को दर्शाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, क्लास और उसके रिलेशनशिप, तो क्लास और उसके रिलेशनशिप को कौन दर्शा रहा है, क्लास डायग्राम। नेक्स्ट, जनरलाइजेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग रेफर्स टू। जो जनरलाइजेशन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, उसका मतलब क्या है, कंबाइनिंग मल्टीपल क्लासेस इनटू वन, बहुत सारे क्लासेस को अगर एक साथ हम ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, हम जनरलाइजेशन बोल देंगे। क्रिएटिंग अ सब क्लास फ्रॉम सुपर क्लास, कोई सुपर क्लास से उससे हम सब क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अगर किसी क्रिएटिंग अ सब क्लास फ्रॉम सुपर क्लास, सुपर क्लास से अगर हम सब क्लास बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर क्लास सब क्लास बना, उसको बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, एक्सट्रैक्टिंग कॉमन फीचर्स इनटू अ सुपर क्लास, कॉमन फीचर्स को हम सुपर क्लास में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट, विच UML डायग्राम रिप्रेजेंट्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम। कौन UML का डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन ओवर टाइम के लिए। क्लास डायग्राम, हमने क्लास और उसके स्ट्रक्चरल व्यू के बारे में पढ़ा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता है हमारा, सीक्वेंस डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम नहीं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम नहीं। आंसर क्या होता है हमारा, बी। अब देखो जो कंपोनेंट डायग्राम है वो शो करता है कंपोनेंट्स को, सिस्टम के कंपोनेंट्स को, याद हो गया। डिप्लॉयमेंट क्या करता है, जो फिजिकल डिप्लॉयमेंट को दर्शाता है। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, इसको सीधे तौर पर याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट, which relationship represents a whole part hierarchy where the part can exist independently of the whole। बोल रहा है कि कौन से रिलेशनशिप ये दर्शाता है, जो होल पार्ट मतलब पूरा का पूरा पार्ट को दर्शाता है, उस हायरार्की को, कि जहां एक पार्ट भी एग्जिस्ट कर सकता है अकेले, इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है अगर पूरा नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बहुत बड़ा पार्ट नहीं रहे के इसी का एक छोटा सा भी पार्ट रहे, ये भी एग्जिस्ट करेगा। किसमें, कंपोजिशन में, एग्रीगेशन में, जनरलाइजेशन में, डिपेंडेंसी में। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंट है, तो यहाँ तो इंडिपेंडेंट का बात हो रहा है, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। कंपोजिशन, इसमें कंपोजिट कंबाइन किया जा रहा है, ये क्या है, गलत। इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है कि अगर एक पार्ट अलग भी हो रहा है तो वो भी इंडिपेंडेंट पार्ट है, ना कि किसी पे डिपेंडेंट पार्ट है। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इन UML प्राइमरली फोकसेजन। अच्छा, मैं उसी समय से UML बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लोग को UML के बारे में पता है कि नहीं। UML एक स्ट्रक्चरल डिजाइन है, एक क्या है, एक डिजाइन जिसमें काफी सारे डायग्राम्स के हेल्प से हम अलग अलग चीजों को समझते हैं।
तो आपको क्या करना है, अभी कभी कमेंट करना है यूएमएल का फुल फॉर्म, यूएमएल फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट करना है। क्योंकि अगर आप यूपीएलटी ग्रेड प्रिपरेशन बहुत दिनों से कर रहे हैं तो आप यूएमएल के बारे में पढ़े होंगे, और यूएमएल का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। जो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग होता है, स्ट्रक्चरल, इसके नेम में ही आंसर है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, इसका फोकस क्या है, क्या इसका फोकस, बिहेवियर ऑफ सिस्टम ओवर टाइम, फ्लो ऑफ कंट्रोल इन प्रोसेसेस, स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम डिमांड। स्ट्रक्चरल है मतलब स्ट्रक्चर दिखाता है, तो स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसको ऑर्गेनाइज करता है। सी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडलिंग विच कंसेप्ट इज प्राइमरली एम्फेसाइज्ड। अगर हम आर्किटेक्चरल मॉडलिंग की बात करें तो कौन से जो एस्पेक्ट है मतलब पहलू हैं जिस पर ध्यान दिया जाता है, इंटरनल लॉजिक ऑफ फंक्शंस, हाई लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपोनेंट्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन या फिर लूप एग्जीक्यूशन। इसका आंसर क्या होता है। देखो अगर मैं आर्किटेक्चरल की बात करूं तो उसमें लूप एग्जीक्यूशन का कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर करें सब में करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। इंटरनल लॉजिक क्या है, इसका है कि हाई लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपोनेंट को हम कैसे देखें। और गाइस अगर आप यूपीएलटी ग्रेड के लिए काफी सीरियस हैं तो अभी फिलहाल आप इस नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसमें 80+ आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, लेकिन अभी पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन नोट्स के जो पीवाईक्यूज हैं प्लस 20 प्रैक्टिस सेट हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप सीधे तौर पर जाएं, इसको लें और अच्छे से पढ़ना शुरू करें। क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं कि आप नया चीज पढ़ेंगे, उसको पढ़ना शुरू करें। कोई भी डाउट है तो तुरंत इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का मेन उद्देश्य क्या है। कोडिंग द सिस्टम एफिशिएंटली, अगर जो उप्स कंसेप्ट है उसका मेन मकसद क्या है, कोडिंग करना एफिशिएंटली। आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट और उसके रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना। ऑप्टिमाइजिंग डेटाबेस का क्वेरी, उप्स का काम डेटाबेस का कब से आ गया। टेस्टिंग द सिस्टम, एक टेस्टर का काम है, टेस्टिंग फेज में होता है। कोडिंग द सिस्टम, एक कोडर सबका काम है, कोडिंग फेज में आता है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को और उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना ये हमारा आता है उप्स एनालिसिस में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन व्हाट इज प्राइमरली डिफाइंड। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात करते हैं तो प्राइमरली कौन सी चीजें निर्धारित होती हैं। यूजर की रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन, हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन या फिर कंपाइलर सिलेक्शन। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट और उसका रिलेशनशिप कैसा हो। तो यूजर की रिक्वायरमेंट की बात नहीं हो रही है, हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन का बात नहीं हो रहा है, और कंपाइलर सिलेक्शन का बात नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है, सिस्टम ऑब्जेक्ट और उसके इंटरेक्शंस का। Which phase focuses on implementation details such as algorithms and data structures in object oriented approach। कौन सा फेज है जो implementation details पे फोकस करता है, जैसे जो एल्गोरिथम्स हैं और जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन पे, उनकी इंप्लीमेंटेशन पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन। Which phase focuses on implementation details such as algorithms and data structures in object-oriented approach। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस जब चीज़ों को हम देखते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, मतलब हम डिजाइनिंग फेज में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की हम केवल डिजाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिजाइन, तो उसी को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो बाकी सारी चीजें हैं उनकी डिजाइन नहीं, ऑब्जेक्ट की डिजाइन पे फोकस इसका होगा। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन SASD, which technique is commonly used for functional decomposition। बोल रहा है अगर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन में फंक्शनल डिकम्पोजिशन के लिए कौन सी तकनीक उपयोग किया जाता है। डेटा फ्लो डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम या फिर स्टेट डायग्राम, कौन सा। तो आपको पता होगा कि जब भी
जो हमारे प्रोग्रामिंग है उसमें किसी भी स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो एक जो डीएफडी कंसेप्ट आता है, डेटा फ्लो डायग्राम, इसका काफी यूज होता है। वही है क्लास डायग्राम, ये यूएमएल का पार्ट है। ये सारे सारे यूएमएल के पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन। जो स्ट्रक्चर डिजाइन हैं उसका सबसे मुख्य विशेषता क्या है? एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट का है, ये उप्स वाले में है। एम्फेसिस ऑन फंक्शन एंड प्रोसीजर, स्ट्रक्चर डिजाइन में फंक्शंस और प्रोसीजर पे ज्यादा ध्यान देना है, बिल्कुल। एम्फेसिस ऑन इनहेरिटेंस, नहीं ये उप्स का ही है। एम्फेसिस ऑन पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी उप्स का ही है। ये भी उप्स का, ये भी हमारा किसका? नेक्स्ट, जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। जो जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है मतलब जेएसडी, किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन पे, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस स्ट्रक्चर पे, यूजर इंटरफेस के डिजाइन पे, या फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर पे? किस पे बेस्ड होता है? जो जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है किस पे बेस्ड होता है? ये हमारा होता है डेटा स्ट्रक्चर्स और उसके प्रोसेस पे बेस्ड। अगर इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आपको नोट से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप पूरा एकदम थ्योरी पढ़ना शुरू करें। नेक्स्ट, with reference to object oriented programming style, which feature promotes reusability and modularity in software development? reusability को प्लस मॉड्यूलरिटी को कौन प्रमोट करता है? मॉड्यूलरिटी मतलब जो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कोड लिखाता है छोटे छोटे पार्ट में, मॉड्यूल पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट। रीयूजेबिलिटी मतलब एक ही कोड को आप बार बार यूज कर पाए। क्या इंटरप्रिटेशन में होता है, कंपाइलेशन में, ये जो कंपाइल करता है, इनहेरिटेंस में, बिल्कुल। इनहेरिटेंस क्या होता है सर? पेरेंट के प्रॉपर्टी को जब हम चाइल्ड में इनहेरिट करते हैं तो उसी ग्रुप ऑफ कोड को हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बार बार चूंकि कोड लिखने की जरूरत नहीं है मतलब हम चीजों को रीयूज कर पा रहे हैं, और रीयूज कर पा रहे हैं मतलब रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट को देख रहा है। और मॉड्यूलरिटी मतलब क्या? जो चीजों को मॉड्यूल कराता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में बढ़ता है, राइट। तो आंसर से क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस। इन जावा which component is responsible for converting bytecode into machine specific instruction? जावा में कौन कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी बाइट कोड को मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में चेंज करने के लिए? कौन है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम कंपाइलर आपको पता है, कंपाइल करता है सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, लोडर पता है जो लोड करता है, और ये पे क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये भी आपको पता है। आपको इसके बारे में सिंपली पढ़ना है। 1 मिनट पढ़ो, तब तक मैं अब एक मिनट टाइम दो मुझे। ओके, विच फीचर ऑफ जावा इंश्योर्स ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट? ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मतलब अपने आप जो अनवांटेड चीजें हैं उनको खाली करना, रिमूव करना, ये होता है गार्बेज कलेक्शन। इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ा है, इनकैप्सुलेशंस हमने जाना है, पॉलीमॉर्फिज्म हमने जाना है। आंसर क्या हो जाएगा? गार्बेज कलेक्शन। इन जावा बीन्स आर्किटेक्चर विच रिक्वायरमेंट मस्ट अ क्लास सेटिस्फाई टू बी ए कंसिडर्ड अ जावा बीन? जो जावा बीन्स का आर्किटेक्चर है उसमें कौन से रिक्वायरमेंट को किसी क्लास को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ताकि वह जावा बीन बन पाए? मस्ट एक्सटेंड थ्रेड क्लास, अगर थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तब। मस्ट इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस, जो सीरियलाइजेबल इंटरफेस से उसको इंप्लीमेंट कर रहा है तब। मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तब, या फिर ओवरराइड कर रहा है स्ट्रिंग क्लास को तब। कब होगा? तो ये होता है जब सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। Which property of Java beans allows tools to discover properties of a bean dynamically? डायनेमिकली कैसे करता है? तो डायनेमिकली करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको इंट्रोस्पेक्शन फॉलो करना होता है। परसिस्टेंस क्या होता है? सेव्स स्टेट ऑफ बीन्स, जो बीन होता है उसके स्टेट को सेव करता है।
इंट्रोस्पेक्शन इसका आंसर हो जाता है। इनहेरिटेंस हमें पता है, कंपाइलेशन हमें पता है। इंटरप्राइज जावा बीन्स आर मेनली यूज फॉर EJB। इंटरप्राइज जावा बीन्स का यूज क्या होता है? क्लाइंट साइड ईवाई डिजाइन के लिए, बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंटेशन के लिए, हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन का कोई मतलब नहीं है, हार्डवेयर डिजाइन नहीं करता है, क्लाइंट साइड नहीं करता है, बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करता है। किस टाइप के जो इंटरप्राइज जावा बीन्स हैं? जो मेंटेन करता है कन्वर्सेशनल स्टेट विद क्लाइंट। क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के लिए कौन सा करता है? क्लाइंट के लिए कौन सा करता है? स्टेटफुल। देखो स्टेटलेस जो है इसमें स्टेट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। स्टेटफुल रहेगा तभी तो क्लाइंट सर्वर में काम कराएगा। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर प्राइमरली थ्रू। जो ऑब्जेक्ट होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है कैसे? ग्लोबल वेरिएबल की हेल्प से। फंक्शन कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बिना ऑब्जेक्ट का काम हो जाएगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA हो जाएगा? नहीं, DMA दूसरा कंसेप्ट है, ये नहीं है। एक ही से करता है, मेथड कॉल से या फिर मैसेज पासिंग से, ग्लोबल वेरिएबल से नहीं करता। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और उसमें कह रहा है फंक्शन कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का, ये तो ऐसे ही गलत। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करने यहाँ आएगा? ग्लोबल वेरिएबल क्या करने आएगा? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? मेथड कॉल्स की हेल्प से। विद रेफरेंस टू जावा स्विंग, which package primarily contains the classes for building GUI component। अगर जावा स्विंग के रेफरेंस में हम देखें तो कौन सा पैकेज है जो सारे के सारे क्लासेस को कंटेन कर रहा है जिससे हम GUI के कंपोनेंट्स को बनाते हैं? जावा डॉट इनपुट आउटपुट, जावा डॉट स्विंग, जावा डॉट नेट, जावा डॉट एसक्यूएल। तो जावा स्विंग के रेफरेंस में चाहिए तो इनपुट क्या करेगा? नेटवर्क क्या करेगा? एसक्यूएल क्या करेगा? जावा एक्स डॉट स्विंग। In Java Swing, which component acts as a top level container for other GUI component? अब देखो इसमें काफी सारे हमारे पास क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, तो अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग काम है। तो बोला कौन सा कंपोनेंट है जो अदर कंपोनेंट्स को रखता है? जे टेक्स्ट फील्ड, इसके नेम से ही मालूम चल रहा है कि यह टेक्स्ट को रखता होगा। जे लेवल, लेवल को रखता होगा। जे बटन, बटन को रखता होगा। जे फ्रेम, अलग कंपोनेंट्स को रखता होगा। नेक्स्ट, द कनेक्टिविटी मॉडल इन जावा प्राइमरली रेफर्स टू। कनेक्टिविटी मॉडल क्या होता है? जैसे JDBC, JBDC लिख दिया हूँ, JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग हार्डवेयर का कंपोनेंट, एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस, लिंकिंग मल्टीपल क्लासेस, मैनेजिंग थ्रेड्स। कौन करता है? जो 27 होता है इसका आंसर क्या होता है? जो अलग अलग कम्युनिकेशंस को क्रिएट करता है एप्लीकेशंस और डेटाबेस के बीच। Which component in JDBC is responsible for establishing a connection with a database? कौन सा कंपोनेंट है JDBC में जो रिस्पॉन्सिबल है कनेक्शन डेटाबेस से क्रिएट कराने के लिए? ड्राइवर मैनेजर, रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। क्या होता है? रिजल्ट सेट, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। इसका आंसर हमारा होगा ड्राइवर मैनेजर। बाकी जो रिजल्ट सेट होता है क्या करता है? क्वेरी के रिजल्ट को होल्ड करता है। स्टेटमेंट क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है एसक्यूएल की क्वेरी को। और प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या करता है? प्री कंपाइल एग्जीक्यूशन करता है। JDBC ODBC, JDBC किसके लिए है? JDBC मतलब जावा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ODBC मतलब ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा मतलब सिर्फ जावा लैंग्वेज में काम करेगा और ओपन है मतलब सारे लैंग्वेज में काम करेगा। क्या जो ब्रिज है इसका काम क्या है? कंपाइल जावा का प्रोग्राम, कनेक्ट जावा एप्लीकेशंस टू ODBC, जी डिजाइन GUI एप्लीकेशंस, एग्जीक्यूट HTTP रिक्वेस्ट। तो जैसे इसका नेम सर्च कर रहा है, जो JDBC है मतलब जावा से किसको कनेक्ट करना है? ओपन। तो जावा से कनेक्ट कर दो ओपन को। कौन सा JDBC का कंपोनेंट है जो एग्जीक्यूट करता है एसक्यूएल क्वेरी को और रिटर्न करता है रिजल्ट? कौन करता है? अभी देखो मैं पीछे क्वेश्चन में चल लूँ। देखो स्टेटमेंट क्या करता है? स्टेटमेंट करता है एग्जीक्यूट एसक्यूएल के क्वेरी। स्टेटमेंट क्या करता है? एग्जीक्यूट एसक्यूएल का क्वेरी। इसको कर लेना है याद करने से सीधे तौर पे। कनेक्शन क्या करता है?
डेटाबेस के कनेक्शन को दर्शाता है। स्टेटमेंट क्या करता है, इसका आंसर हो जाएगा। ड्राइवर क्या करता है, कम्युनिकेशंस विद डेटाबेस को दर्शाता है। क्लास लोडर क्या करता है, लोड को क्लास को लोड करता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्वलेट्स विच मेथड इज यूज्ड टू हैंडल HTTP गेट रिक्वेस्ट। अब देखो जो रिक्वेस्ट होता है HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत सारा इसका रिक्वेस्ट होता है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, फैच, डिलीट। ये चीजें उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा जो किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे या फिर काम किए होंगे किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी में। तो बोला कि जो HTTP का गेट रिक्वेस्ट है उसको हैंडल कौन करता है, उसको हैंडल कौन करता है, डू गेट। सबका अलग अलग काम है। जो डू पोस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट को करता है। सर्विस क्या करता है, टू डू और डू और पोस्ट। इनिट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। विच पैकेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग सर्वलेट्स इन जावा। जो सर्वलेट्स पैकेज होता है उसको जावा में कैसे हम क्रिएट करते हैं, java.awt के हेल्प से। जो सर्वलेट है तो सर्वलेट से ही होगा, सिंपल बी। विच एडवांटेज ऑफ सर्वलेट्स। थर्टी वन, एक मिनट, 31 डू गेट, 31 दो बार लिखा गया है, ओके ठीक। Which advantage of servlets makes them preferable over traditional CGI programs? सर्वलेट्स क्यों ज्यादा मार्केट में यूज हो रहा है जो पहले से CGI प्रोग्राम्स थे उनके कंपैरिजन में, क्यों यूज हो रहा है सर, ये यूज हो रहा है क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग को यूज करता है। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लीस्ट डिजायरेबल। देखो जो कपलिंग है इसको हमने पढ़ा हुआ है, कपलिंग एंड कोहेशन, ये शायद आपको पता हो, मैंने पढ़ा हुआ है। आप फाइनल अटैक सीरीज के एक ही वीडियो को देखें। कौन सा टाइप ऑफ कपलिंग है जो कंसिडर किया जाता है काफी स्ट्रॉन्गेस्ट है और लिस्ट डिजायरेबल है स्ट्रक्चरल डिजाइन में, कौन है, डेटा कपलिंग, स्टेम कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कंटेंट कपलिंग। इसको बोलते हैं हमारा कंटेंट कपलिंग। विच आर्किटेक्चरल व्यू फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर कम्युनिकेशन पाथ। कौन होता है, लॉजिकल व्यू, प्रोसेस व्यू, डेवलपमेंट व्यू, फिजिकल व्यू। तो ये हमारा होता है प्रोसेस व्यू। क्या होता है, प्रोसेस व्यू। इसी के साथ जो हमारा इंपोर्टेंट MCQ थे उप्स के, उसको हम कंप्लीट करते हैं। आपको मेक श्योर करना है एक एक टॉपिक जो टर्म इसके अंदर है उसको 2 से 3 बार पढ़ लेना है। अगर आपके पास अलग से नोट्स है तो उससे पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम्स बहुत काम आने वाला है। या फिर आप इस नोट्स को लेके यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं, सॉल्यूशन का साथ दिया हुआ है। सिर्फ 99 में डिस्क्रिप्शन में